अच्छा। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिया जवाब। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर किया करारा प्रहार। कहा कि जिन किसानों के खातों में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पैसे जमा हो, वो क्यों आएंगे विपक्ष के बहकावे में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में कहा कि कम पानी में फसलें उगाने की दिशा में केंद्र का प्रयास जारी। देश में स्मार्ट और माइक्रो सिंचाई को दिया जा रहा है बढ़ावा। गन्ना और धान जैसी फसलें भी कम पानी में उगाने में मिली सफलता। हरियाणा और महाराष्ट्र ने कायम की मिसाल। वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का संबोधन। कहा कि गरीबों और पक्षियों का भोजन बताकर दरकिनार कर दिए गए मोटे अनाज को आज दुनिया ने अपनाया। भारत की पहल से मिलेट्स को मिला आदर्श अनाज का दर्जा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने पश्चिमी क्षेत्र में 1463 लाभार्थियों को 100 करोड़ 55 लाख रुपए की मार्जिन मनी अनुदान का किया वितरण। केवीआईसी का ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत कुम्हार सशक्तिकरण योजना, शहद मिशन और चरम कारीगरों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार का प्रयास जारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि देशवासियों का मोदी पर जो भरोसा है वो इनकी समझ के दायरे से बाहर है। मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे? वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को अब राशन मिल जाता है, तो फिर क्यों वो आपकी झूठी बातों पर विश्वास करेंगे? मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे? क्या आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? पीएम ने आगे कहा कि जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों के खातों में पैसा जमा होता है, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसे करेगा? जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में जिंदगी बसर करते थे, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले, तो वो तुम्हारी झूठी बातों पर क्या भरोसा करेगा? किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था,
जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा। पीएम ने कहा कि 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस के कनेक्शन मिले हैं, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेंगे। 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिले हैं, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेंगे। आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेंगी। 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा। 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी। आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में कहा कि कम पानी में फसलें उगाने की दिशा में केंद्र लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में स्मार्ट और माइक्रो सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है और यही कारण है कि आज गन्ना और धान जैसी अधिक पानी में उगने वाली फसलें भी कम पानी में उगने में सफलता मिली है। हरियाणा ने माइक्रो सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है, साथ ही महाराष्ट्र ने भी मिसाल कायम की है। जो कृषि के उत्पाद भारत एक्सपोर्ट करता है, उसको लेकर के माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की थी कि हम जो चावल निर्यात करते हैं, हम गेहूं निर्यात करते हैं, हम कपास निर्यात करते हैं, हम चीनी निर्यात करते हैं, ये सभी वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं और इनके निर्यात के चलते हम वर्चुअली पानी को निर्यात कर रहे हैं, जो कि भारत जैसे देश में जिसमें पानी की कमी है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो कृषि के क्षेत्र में पानी उपयोग होता है, इसके उपयोग को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने स्मार्ट इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रेशराइज्ड पाइप्स के माध्यम से इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिसके लिए सामान्यतः माना जाता है कि 20% पानी की बचत होती है, और मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, इन सरकारों ने इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम किया है। इसके अतिरिक्त जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप से आपको जानकारी होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें हर एक बूंद से अधिकतम उत्पादन हो सके, इस दिशा में काम करना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए भी सरकार काम करती है। इन सब के अतिरिक्त भी यदि मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, आप सबको इस विषय का संज्ञान है कि इस वर्ष को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर और अनुरोध पर मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से दुनिया में फूड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और उसके कारण से जो अवेयरनेस बढ़ रही है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर नेशन, क्योंकि हम दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट्स पैदा करने वाले देश हैं, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ मिलेट्स पैदा करने वाले देश हैं। अगर इस समय में हम अपने किसानों को उसमें प्रोत्साहित करके अपने देश में और पूरे विश्व भर में उपभोग के लिए मिलेट्स पैदा करें तो हम वाटर फुटप्रिंट को नीचे ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये चावल के संदर्भ में कहा गया है, चावल के उत्पादन में आईसीआर ने इस तरह के सीड वेराइटीज को डेवलप किया है कि उन सीड वेराइटीज से पानी के उपयोग को 1/4 25% तक लाया जा सकता है। जहां 1.2 से 1.8 मीटर तक स्टैंडिंग वाटर, क्यूबिक मीटर तक स्टैंडिंग वाटर की आवश्यकता है, उसको 30 सेंटीमीटर तक रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि पानी और कृषि दोनों राज्य का विषय है, नीचे इस विषय को, इन टेक्नोलॉजीज को, वेराइटीज को प्रोपोगेट करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्यों की है और बहुत सारे राज्यों ने इसमें बहुत अच्छा काम भी किया है। मैं हरियाणा का यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने चावल के उत्पादन के रकबे को घटाने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की और उसके कारण से लगभग 1 लाख हेक्टेयर रकबा उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो डाइवर्सिफाई करने में सफलता प्राप्त की है। इसी तरह के प्रयास महाराष्ट्र ने भी किए कि जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि गन्ना और जो है कपास केवल ड्रिप इरिगेशन से ही उगाए जा सकते हैं। हमको निश्चित रूप से इस दिशा में संवेद स्वर से हम सबको भी बात करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हमको अपने क्षेत्र में
हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि भी हैं और हम अपने क्षेत्र के लीडर्स भी हैं। हम अपने क्षेत्र में किसानों को अधिकतम उपयोग किस तरह से, पानी के न्यूनतम उपयोग में अधिकतम खेती किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हम सबको निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसको वर्चुअल ट्रेड बैलेंस को कम कर पाएंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्री अन्न को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के प्रयास हो रहे हैं और 2023 को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रही है। पटेल नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। प्रहलाद सिंह पटेल ने मोटे अनाज को आदर्श भोजन बताते हुए कहा कि दुनिया के एक वर्ग ने एक समय पर इसे गरीबों और पक्षियों का भोजन बताकर दरकिनार कर दिया था, लेकिन आज दुनिया भर में इसे स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया जा रहा है और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दुनिया में अगर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के नाम पर हमें हमारे पारंपरिक खान पान से दूर कर दिया गया, लेकिन आज हमें अपने अतीत और परंपराओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे खान पान में मक्का, बाजरा जैसे मोटे अनाज और गेहूं, चावल ही शामिल था और इतिहास इसका गवाह है। पटेल ने कहा कि आज उसी खान पान पर दुनिया ने मुहर लगा दी है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। पटेल ने कहा कि आज दुनिया मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और कई अन्य बीमारियों से जूझ रही है। मोटा अनाज आदर्श भोजन होने के साथ साथ बीमारियों को दूर भी रखता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाने के बाद देश दुनिया में वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। समस्याओं से दुनिया जूझ रही है, वो डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बाकी चीजें हो, और वही दुनिया के लोग जिनने हमको उस तरफ ढकेला और बड़ी सरल भाषा में हमारे खिलाफ ये वातावरण बनाया गया कि जो मोटा अनाज है वो तो गरीबों का खाना है, पक्षियों का खाना है, आदमी का खाना नहीं है। अगर आज वही भोजन दुनिया उसे स्वीकार करती है कि नहीं, सबसे आदर्श भोजन तो यही था मनुष्य के लिए, जो बीमारी को नहीं पैदा होने देगा, वो सारी सामर्थ्य उसको देगा। हमारे प्रधानमंत्री हमारे इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसलिए कोई बिना हिचक किए हुए हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और छलांग लगाते हुए खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने पश्चिमी क्षेत्र गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, दादर नागर हवेली के 1463 लाभार्थियों को 100 करोड़ 55 लाख रुपए की मार्जिन मनी अनुदान का वितरण किया। ये वितरण स्वीकृत 304.65 करोड़ रुपए के ऋण के संबंध में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के 654 लाभार्थियों को 24.38 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी अनुदान धनराशि वितरित की गई। ये KVIC द्वारा कार्यान्वित भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार उन्मुख योजना है। इस अवसर पर KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बहुत कम लागत पर सुदूर क्षेत्रों में कारीगरों के लिए उनके दरवाजे पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहा है। मनोज कुमार ने कहा कि KVIC की ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत जो पहले हैं, जैसे कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना, शहद मिशन, चरम कारीगर सशक्तिकरण योजना, अगरबत्ती बनाना, हस्त निर्मित कागज आदि के माध्यम से उन्नत प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करने, अधिक से अधिक कारीगरों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। KVIC के अध्यक्ष ने एक समृद्ध, मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल राष्ट्र के निर्माण को लेकर लाभार्थियों को अपनी इकाइयां सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए प्रेरित किया। ये बेरोजगार युवाओं के आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्श वाक्य "नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाले बने" को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। और क्या आपने कोई ऐसी कैंटीन देखी है जिसका खाना स्वाद और सेहत से भरपूर हो?
आज हम आपको ऐसे ही एक कैंटीन में ले चलेंगे जिसके स्वादिष्ट खाने के कारण लोगों ने अपने घर से लंच लाना तक छोड़ दिया है। ये कैंटीन है दिल्ली के निर्माण भवन स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय में, जहां बीते 1 साल में 3 गुना बिक्री बढ़ गई है। और हो भी क्यों नहीं, यहाँ पर श्री अन्न से जो खाना बनता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। लाइन में लगे लोग खाना बनाने और परोसने का तरीका बता रहा है कि ये कोई खास कैंटीन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री अन्न यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान चलाया है, उसका असर स्वास्थ्य मंत्रालय के इस कैंटीन में देखा जा सकता है। इस कैंटीन में श्री अन्न से बने व्यंजन परोसे जाते हैं। इस कैंटीन के खाने में विविधता होती है। हर दिन श्री अन्न से बने खाने के मेन्यू में बदलाव किया जाता है। साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। पर डे के हिसाब से हम अलग अलग मेन्यू बनाते हैं। उसमें रोटी होगी, जैसे मंडे को हमारा होता है जैसे बाजरे की रोटी होती है, और ट्यूसडे को हमारा होता है मिस्सी रोटी होती है, और वेंसडे को भाकरी होती है। मॉर्निंग में पुलाव में भी बाजरे का पुलाव, भागर का और ज्वार का पुलाव बनाता है। एक मोटा अनाज है जिससे लोगों का डाइजेशन की प्रॉब्लम ना आए। इस कैंटीन में बने खाने के स्वाद का असर इतना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी अब घर से खाना नहीं लाते हैं और इस कैंटीन के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं। जैसे खाएं अन्न वैसे हो मन, इसलिए इसका नाम है श्री अन्न। तो हमने जो भी ये खा रहे हैं, जो जितना भी मिलेट्स का है सारा, इसमें वो खाने में स्वाद में बहुत ही टेस्टी है। रोटी में डिफरेंट वैरायटीज होती है एवरी डे, समटाइम्स रागी, समटाइम्स बाजरा और सारे टाइप के मिलेट्स। इवन ब्रेकफास्ट में भी सम ज्वार का कुछ ब्रेकफास्ट होता है, ज्वार का पोहा, वो भी बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल रेगुलर परोसा जाता है और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है जो हमें अभी मिलेट्स दिया जा रहा है। और इसमें सारे जो मिलेट्स हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ मिलेट्स, तो काफ़ी लाभदायक है सेहत के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की है। ये बहुत अच्छी पहल है। ये केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं, हमारे किसानों के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। हर दिन इनके पास नई रेसिपी होती है और वाकई बहुत टेस्टी है। घर में हमारे यहाँ सत्तू और ये सब चलता है और मिलेट्स हम लोग धीरे धीरे अब ला रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो रहा है। और यहाँ एक अच्छी बात है कि यहाँ कैंटीन में भी अब मिलने लग गया है। पिछले साल खोले गए इस कैंटीन के ग्राहकों की संख्या में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। हमारे लंच निकलते थे 65-70 समथिंग, अब समथिंग 200 के लगभग लंच निकल रहे हैं हमारे, जब से मिलेट्स हमने जब से बढ़ाया है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। श्री अन्न से बने खाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कैंटीन में श्री अन्न की शुरुआत अच्छा भोजन अच्छा जीवन के मूल मंत्र के साथ किया गया था, जो अब धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज खाने के साथ साथ सेहत का भी खजाना है। मैंने तो अपने थाली में मिलेट्स को अपनाया है, आप भी अपनाइए और स्वस्थ रहिए। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो मोटा अनाज खाइए और सेहत बनाइए। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को अमरेली मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं हलवद और सावरकुंडला मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 7 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,955 रूपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 25 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,980 रूपए पर। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 7 फरवरी को मूंगफली का भाव था 6,650 रूपए। 8 फरवरी को इसके सौदों में 25 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,625 रूपए। वहीं सावरकुंडला मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 7 फरवरी को मूंगफली का भाव था 6,378 रूपए। 8 फरवरी को इसके भाव 105 रूपए लुढ़क कर 6,273 रूपए पर हुए। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार
रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 44,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई 3 फरवरी तक 5,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 5,23,000 हेक्टेयर में हुई थी। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,73,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा। 8 फरवरी को हरदोई और कानपुर मंडी में उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि मुंबई और मेहरौनी मंडी में उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्पाकनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 7 फरवरी को उड़द का भाव रहा 9,000 रूपए। 8 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 9,000 रूपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 फरवरी को उड़द का भाव था 7,425 रूपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 15 रूपए लुढ़क कर 7,410 रूपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही कानपुर मंडी में 7 फरवरी को उड़द का भाव रहा 7,950 रूपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 150 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,800 रूपए पर आ गया। हालांकि मेहरौनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 फरवरी को उड़द 6,000 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो बुधवार को रायबरेली मंडी में उड़द का भाव रहा 7,465 रूपए। शामली मंडी में भाव रहा 8,360 रूपए, जबकि मुजफ्फरनगर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8,360 रूपए पर हुए। वहीं नजर उड़द की बुआई पर डाले तो चालू रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 41,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए 3 फरवरी तक रबी उड़द की बुआई 7,78,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 8,19,000 हेक्टेयर में हुई थी। और मंडी खबर के बाद आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पश्चिमी पंजाब में इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं अब किसान टमाटर के खेतों से सरकंडा या प्लास्टिक की शीट्स हटाएं और खेतों में सिंचाई करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में इस समय सरसों में सिंचाई न करें। पंजाब के असमतल इलाकों में गेहूं को रोगों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ सरसों में कीटों की निगरानी करते रहें। यहीं इस मौसम में गन्ने में हल्की सिंचाई करें। पंजाब के असमतल इलाके में ही आलू में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देते ही प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में ये समय सूरजमुखी की बुआई के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ 6 से 8 सप्ताह की हो चुकी प्याज की रोपाई मुख्य खेत में कर लें। यही इस समय गन्ने की मध्यम और देर से तैयार होने वाली किस्मों की कटाई और पेराई का काम करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में ही सरसों को कीटों से बचाएं। मध्य पंजाब में भी सरसों को कीटों और आलू को रोगों से बचाएं। दिल्ली और उससे सटे इलाके में किसान बैंगन के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ टमाटर और मिर्च के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। यही इस मौसम में पालक, धनिया और मेथी की बुआई की जा सकती है। दिल्ली के किसान इस समय आलू को रोगों से बचाएं। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है।
उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। G20 के तहत बैठकों का दौर जारी है। पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के तीसरे दिन की शुरुआत योग सत्र के साथ हुई। कच्छ के रण में सूर्य उदय होने के साथ ही प्रतिनिधियों ने योग किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पर्यावरण संरक्षण पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की बात करते हुए देश में वन्य जीवों से संबंधित नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में शेरों, हाथियों और तेंदुओं समेत कई वन्य जीवों की आबादी में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत में विलुप्ति के 70 साल बाद फिर से चीतों को लाया गया। उन्होंने बताया कि अगले चरण में 14 से 16 और चीतों को भारत लाया जाएगा। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा के पास फिर से पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया। तुरंत कार्रवाई करते हुए BSF के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी की। ड्रोन की तलाश में BSF सर्च ऑपरेशन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अदानी की कंपनियों के बारे में आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मामले की जांच वाली याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार हो गया है। 2 वकीलों ML शर्मा और विशाल तिवारी ने इस संबंध में 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। याचिका में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड बोयस की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि बुलेट ट्रेन परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में फोन टैपिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित NSE की पूर्व चेयरमैन चित्रा रामाकृष्ण को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने ये निर्णय सुनाया। निचली अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के निर्णय को चित्रा ने चुनौती दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों के वितरण में सुधार के लिए कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से QR कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन शुरू करने की घोषणा की है। ये प्रायोगिक परियोजना देश के 12 शहरों में 19 स्थानों पर शुरू होगी। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे,
बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर।